नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरियाणा पंचायत में। और आज हम बात करने वाले हैं फतेहाबाद विधानसभा सीट के इतिहास के समीकरण की। बता दें कि फतेहाबाद विधानसभा सीट जो है वो सिरसा लोकसभा क्षेत्र के अंदर आती है और सिरसा से इस बार जो है कुमारी शैलजा ने भारी बहुमत के साथ जीत दर्ज की थी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कांग्रेस का पल्ला भारी नजर आता है। पर क्या ये फतेहाबाद विधानसभा सीट पर असर डालेगा, इसकी तरफ भी गौर करेंगे, साथ ही इसके इतिहास के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फतेहाबाद विधानसभा सीट के जातिगत गणित की बात करें उससे पहले आपको बता दें कि यहाँ पे कुल मतदाता लगभग 2,64,143 है। वहीं अगर हम यहाँ पे एससी और एसटी वोटर्स की बात करें कि वो कितने हैं, तो देखिए कि एससी वोटर्स जो हैं वो 60,119 यानी 23% हैं। वहीं एसटी वोटर शून्य है। और ग्रामीण और शहरी वोटर्स में अगर यहाँ के मतदाताओं को बांटा जाए तो आप देखेंगे कि ग्रामीण वोटर्स जो हैं 2,08,541 यानी 89% है। वहीं शहरी वोटर्स जो है 55,601 मात्र 21% है। तो कहीं ना कहीं ग्रामीण मुद्दे यहाँ पे मुख्य होने वाले हैं। अगर हम 2019 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो उस समय यहाँ पे कुल 76.76% मतदान हुआ था। इसके साथ ही अगर हम विभिन्न दलों के वोट शेयर की बात करें कि कब पिछले अगर 6 चुनावों के इतिहास को देखें कि कब किस पार्टी को कितना वोट शेयर रहा है, तो आप देखिए कि जब 2009 का विधानसभा चुनाव हुआ था उस समय पे बीजेपी का 0 था, कांग्रेस का 31%, इंडियन नेशनल लोकदल का 25.38%, वहीं प्रहलाद सिंह गिलन खेड़ा जो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर खड़े हुए थे उनका 32.88% था। यानी कहीं ना कहीं वो सबसे आगे रहे थे जो निर्दलीय प्रत्याशी थे वोट शेयर के मामले में। 2014 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर 14.76% रहता है, कांग्रेस का 31 से घटकर सीधा 13.72% पर पहुंच जाता है। वही इनेलो को फायदा होता है और 32.72% होता है। साथ ही हरियाणा जनहित कांग्रेस बीएल पार्टी का वोट शेयर जो है 30.82% रहता है। 2019 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी को जबरदस्त फायदा देखने को मिलता है। यहाँ पे बीजेपी 42% पर पहुंच जाती है, जेएनजेपी 40.2% पर, कांग्रेस मात्र 11.3% पर अटक जाती है, बाकी सभी शून्य पर रहते हैं। इसके साथ ही अगर हम लोकसभा चुनावों की अगर गौर करें तो 2009 का जब लोकसभा चुनाव होता है उस समय कांग्रेस का वोट शेयर 41.15% रहता है, इंडियन नेशनल लोकदल का 31.89%, हरियाणा जनहित कांग्रेस बीएल पार्टी का 12.07%, साथ ही बसपा का 6.42%। हालांकि इसके बाद बसपा सिर्फ शून्य पर रही। 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का वोट शेयर 21.13% रहता है, इनेलो को 34.14%, वहीं हरियाणा जनहित कांग्रेस बीएल पार्टी का 34.46%। तो कहीं ना कहीं इनेलो और हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी के बीच में टक्कर देखने को मिली थी और कांग्रेस जो है काफी पिछड़ गई, 41 से सीधा 21 पे पहुंच गई। 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को जबरदस्त फायदा मिलता है, 65.9% उनका वोट शेयर रहता है, कांग्रेस का 23.3%, 2014 के मुकाबले 2% बढ़ता है, बाकी सभी का शून्य रहता है। तो बीजेपी कहीं ना कहीं आगे रहती है। अगर हम इस फतेहाबाद विधानसभा सीट के इतिहास की बात करें उससे पहले आपको बता दें कि पिछले 6 बड़े चुनावों में बीजेपी 2 बार आगे रही, एचजी वेल 1 बार आगे रही, कांग्रेस 1 बार आगे रही, इनेलो 1 बार आगे रही और प्रहलाद सिंह गिल्लन खेड़ा जो निर्दलीय प्रत्याशी थे वो भी 1 बार आगे रहे। तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पे कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी, चाहे वो कोई प्रत्याशी हो, चाहे किसी भी पार्टी से लड़े या फिर निर्दलीय लड़े। अगर हम इसके इतिहास की बात करें तो 1966 में जब पहला चुनाव हुआ था उस समय यहाँ से जी राय जीते थे कांग्रेस पार्टी के, 22,830 वोट मिले थे। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी एम राम को 9,660 वोट मिले थे। जीत का अंतर काफी बड़ा था, 13,170 का। 1968 के चुनाव में जब 1 साल बाद फिर से चुनाव हुए, हरियाणा में सरकार गिर गई थी, उसके बाद जब चुनाव हुए तो कांग्रेस फिर जीते, पोखरराम में ऐसे जीते, 24,029 वोट मिलते हैं। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी लीला कृष्ण को 17,963 वोट मिलते हैं, 6,066 वोटों का अंतर रहता है। 1972 के चुनाव में कांग्रेस एक बार फिर जीतती है, पोखरराम फिर से विजयी होते हैं, यानी पोखरराम लगातार 2 बार जीतते हैं और कांग्रेस जो है हैट्रिक बना देती है। यहाँ पे 30,925 वोट मिलते हैं। निर्दलीय प्रत्याशी गोविंद राय को 23,366 वोट मिलते हैं, जीत का अंतर 7,559 का रहता है। 1977 में यहाँ पे आंकड़े बदलते हैं, जेएनपी के हरफुल सिंह यहाँ से जीतते हैं और लीला कृष्ण निर्दलीय प्रत्याशी जो है 13,726 वोट मिलते हैं, जीत का अंतर काफी कम था, 137 का रहता है। 1982 के चुनाव में कांग्रेस एक बार फिर वापसी करती है, गोविंद राय जीतते हैं, 29,118 वोट मिलते हैं। वहीं एलकेडी पार्टी के हरमिंदर सिंह यानी लोकदल के हरमिंदर सिंह को 20,112 वोट मिलते हैं, 9,006 वोटों का अंतर रहता है। 1987 के चुनाव में बलबीर सिंह यहाँ से जीते, बीजेपी के प्रत्याशी, उनको 43,489 वोट मिलते हैं। वहीं सीपीएम के पृथ्वी सिंह गोरखपुरिया को 14,864 वोट मिलते हैं, 28,615 वोटों का अंतर रहता है। 1991 में लीला कृष्ण जीतते हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी 24,883 वोट मिलते हैं, कांग्रेस की फिर से एक बार वापसी होती है 5 सालों मतलब अगले चुनाव के बाद। पृथ्वी सिंह गोरखपुरिया जो सीपीएम के प्रत्याशी थे उनको मात्र मिलते 19,675 वोट, 5,208 वोटों का
अंतर रहता है 1991 के चुनाव में। 1996 के जब चुनाव होते हैं तब हरियाणा विकास पार्टी के हरमिंदर सिंह यहाँ से जीतते हैं। 36,199 उन्हें वोट मिलते हैं। लीला कृष्ण जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे वो हार जाते हैं, 18,078 वोट ही उन्हें मिलते हैं। 2000 के चुनाव में लीला किशन जो कि इनेलो की तरफ से खड़े होते हैं 44,112 वोट मिलते हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी जय नारायण को 23,133 वोट मिलते हैं। जीत का अंतर 20,989 का रहता है, जो कि काफी बड़ा अंतर था। वहीं 2005 में फिर से कांग्रेस जीतती है, दूराराम यहाँ से चुनाव जीत जाते हैं और इनेलो प्रत्याशी स्वतंत्र बाला चौधरी को मात्र 50,386 वोट मिलते हैं। जीत का अंतर 10,625 का रहता है। 2009 के चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी प्रहलाद सिंह यहाँ से चुनाव जीतते हैं, 48,637 वोट मिलते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी दूराराम जो कि 2005 का चुनाव जीते थे वो उनको यहाँ हार का सामना करना पड़ता है, 45,835 वोट मिलते हैं, 2802 वोटों का अंतर रहता है। 2014 के चुनाव में इनेलो के तो बलवान सिंह दौलतपुरिया यहाँ से चुनाव जीतते हैं, 60,539 वोट मिलते हैं। हरियाणा जनहित कांग्रेस बीएल पार्टी के दूराराम को 57,034 वोट मिलते हैं, 3505 वोटों का अंतर रहता है। 2019 के चुनाव में बीजेपी की तरफ से दूराराम खड़े होते हैं, 77,369 वोट मिलते हैं। वहीं जेजेपी के डॉक्टर वीरेंद्र सिवाच को जो है मात्र 74,069 वोट मिलते हैं। जीत का अंतर 3300 का रहता है। इस समय कांग्रेस पार्टी जो है तीसरे नंबर पर रही थी। उनके प्रत्याशी प्रहलाद सिंह गिलनखेड़ा को 20,898 वोट ही मिले थे। तो अब यहाँ गौर करने वाले कि दूराराम पहले कांग्रेस से लड़े, फिर दूराराम हरियाणा जनहित कांग्रेस बीएल पार्टी से लड़े, उसके बाद दूराराम फिर बीजेपी से लड़ा और उन्हें जीत हासिल हुई थी। अब 2024 के चुनाव में क्या बीजेपी फिर से दूराराम पर भरोसा करेगी, क्या दूराराम कांग्रेस में जाएंगे, ये इस पर सबकी नजर होगी। तो 2024 में बीजेपी और कांग्रेस किस प्रत्याशी को यहाँ से उतारती है, इस पर सबकी नजर टिकी रहेगी। तो ये था फतेहाबाद विधानसभा सीट का इतिहास और यहाँ का समीकरण। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपके पास अपने विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी कोई रोचक जानकारी है तो हमें कमेंट करके शेयर जरूर करें। धन्यवाद।